हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप लोग, पॉज करके एक बार क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और फिर एक्सप्लेनेशन। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। लैम्डा 1 है, एक मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और दूसरे मीडियम का n2 है। तो अगर ये पहले से दूसरे में जा रहा है तो सेकेंड मीडियम का वेवलेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मीडियम चेंज तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाए कि कितना हो जाएगा तो सीधे ध्यान रखना है कि डेंसर मीडियम में जाते ही घट जाता है। कितना से घट जाता है तो आप कहेंगे वेलोसिटी जो पहले वाला था उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना होगा उतना से घट जाएगा। उसी प्रकार लैम्डा डैश जो हुआ ये लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों कब की बात कर रहे हैं? जब पहले से वो वैक्यूम में है, ठीक, तो बाद में मीडियम में आ गया। क्लियर? एनीवेज, पहले से भी कोई मीडियम है तो जाहिर सी बात है इसके रेशियो में उसका मीडियम आ जाएगा। तो दूसरे मीडियम को यहाँ ले लेंगे जिसमें गया है वो, तो पहले वाला ऊपर आ जाएगा, ये बात ठीक। और बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो क्या कहते हैं डिफिनीशन है उससे तो आप लिख ही सकते हैं कि जो μ1 है ये रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि ये v1 जो होगा ये फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1 हो जाएगा। उसी तरह से μ2 जो होगा ये c बाई v2 हो जाएगा। तो ये c बाई v2 को लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, लैम्डा 2 डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं c और न्यू कट जाएगा, इसलिए μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू, दिख रहा है c से c कट गया, ये लैम्डा 1 नीचे आ जाएगा, लैम्डा 2 ऊपर हो जाएगा, लैम्डा 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक, ओके, तो ये बात थी। तो यहाँ से लैम्डा 2 पूछ रहा है ना आपसे, तो आप कहेंगे लैम्डा 2 जो हो जाएगा लैम्डा 1 बाई न्यू 2 बाई न्यू 2 लैम्डा 1। पहला ही सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइट रे एक बार फिर से इंटर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कुछ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है और सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रेट रिप्रेजेंट मीडियम विथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, वेवलेंथ में चेंज आएगा, आप जानते हैं। ठीक, और अभी भी पिछला ही क्वेश्चन आप देखिए, सिमिलर क्वेश्चन, तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं रहेगा। नया वाला वेवलेंथ जो होगा ये नीचे में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, तो मतलब 2/3 हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन बिलो। देखिए, सोर्स के आधार पे वेव फ्रंट कैसा होगा, ठीक है ना, और उसका इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगा ये ध्यान रखेंगे। और अलग से तो आप ध्यान रखते ही हैं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिश्ता ये तो बहुत ही गहरा रिश्ता है, मशहूर रिश्ता है। एनीवेज, सोर्स और इसके आधार पे आप कहते हैं 3 बातें। एक तो पॉइंट सोर्स हो सकता है, दूसरा लीनियर सोर्स हो सकता है, लीनियर को कोई सिलेंड्रिकल कह दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और ये सोर्स एट इन्फिनिटी, जैसे कि सन। अरे कुछ नहीं, इन्फिनिटी कहने का मतलब दूर से आ रहा होगा तो सारे रे एक दूसरे के पैरेलल होगा, इसलिए वेव फ्रंट प्लेन होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो आप यहाँ का वेव फ्रंट लेंगे तब, यहाँ का वेव फ्रंट लेंगे तब सारे रे उससे गुजर रहे होंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगा ये इंडिपेंडेंट होगा कि कितना आगे ले रहे हैं सोर्स से, यहाँ वाला कि आगे वाला। तो ये सोर्स से इंडिपेंडेंट होगा, सोर्स से दूरी के इंडिपेंडेंट होगा। लीनियर की अगर बात करेंगे तो ये इंटेंसिटी इनका जो है
ये 1/r से वेरी करेगा। और पॉइंट सोर्स का तो फेमस है कि पूरे स्फीयर का एरिया चूँकि 4πr² से वेरी करेगा, इसलिए 1/r² से। तो इंटेंसिटी का ये ध्यान रखेंगे। बाकी एम्पलीट्यूड जब बोले तो इंटेंसिटी की जगह a² कर देंगे, काम निकल जाएगा। एनीवेज देखिए क्या दे रहा है पहले में, इन स्फेरिकल वेव फ्रंट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव। एक बार स्फेरिकल बोल दिया मतलब पॉइंट सोर्स की बात कर दिया, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड चूंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है r² के, तो a² इंटेंसिटी की जगह रख देंगे, 1/r² रख देंगे, कट जाएगा, a/r बच जाएगा। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, लेकिन आगे देख लिया जाए, अच्छी बात होगी। इंटेंसिटी जो होगा ये 1/r² से वेरी करेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट में, सही है, सही है। अच्छा, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है इसलिए, बाकी तो ऐसे भी पढ़ना होगा। 2 सही किया। इन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एम्पलीट्यूड जो होगा इस बार देखिए यहाँ पे a² करेंगे, 1/r जो था तो ये उधर जाकर रूट हो जाएगा। तो इन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव 1/√r हो जाएगा। आप कोई एक याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी का याद रखें हमेशा, तो ध्यान रहेगा। और जब भी जरूरत पड़े एम्पलीट्यूड से रिलेट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला गलत होगा, √r तो किसी का नहीं आ रहा जी। इफ टू सोर्सेज टू वेव्स, हाँ ठीक है बाबा, y1 y2 दे रखा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि 2 वेव मिलेंगे एक जगह पे, तो इनका जो एम्पलीट्यूड होगा ये वेक्टोरियली जुड़ेगा, और वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा। तो एक ओमेगा टी है, कितना है, यही है फेज डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि फाई जो है ये π/3 मतलब 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो 4 और 3 को 60 डिग्री पे जोड़ना था और कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ही पूछ रहा है। कुछ इंटेंसिटी की बात यहाँ पे है नहीं, तो कहेंगे आप A = a1² a2² + 2a1 a2 cos phi, ठीक है। कितना है, 4 3 है 16 9 12 दूना 24 cos 60 डिग्री 1/2। तो 1/2 और सबका रूट कर दीजिए, 12 16 9 25 और 12 37 √37, जो कि ऑलमोस्ट 6 है, हाँ ठीक है। तो हालांकि इनको ये कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है, इनको पॉइंट में देना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट 6 है, चलेगा, ठीक है। कोई दूसरा ऑप्शन दूसरे क्लोज है नहीं। which of the following is not correct for a wave front? वेव फ्रंट उस सरफेस को कहते हैं, आई रिपीट, वेव फ्रंट उस सरफेस को कहते हैं जिस सरफेस पर सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं। ध्यान रखेंगे, यही तो डेफिनेशन है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा ये सोर्स पे डिपेंड करेगा। एनीवेज नॉट करेक्ट पूछ रहा है जी, इट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। देखिए सारे सेम फेज में होंगे, अगर आप उसको कांस्टेंट कहने का शौक रखते हैं तो कह सकते हैं, चलेगा। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज पैरेलल टू वेव फ्रंट, नहीं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ठीक है ना। वेव फ्रंट ऐसे है तो इसका मतलब रे ऐसे जा रहा है जी, ठीक है ना। तो पैरेलल बोल के गलत हो गया जी, तो ये तो पक्का गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। एट वेव फ्रंट ऑल पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज, बहुत बढ़िया, ये तो डिफिनेशन ही है उसका, ठीक है ना। स्फेरिकल वेव फ्रंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉइंट सोर्स, सही बात है, अभी भी चर्चा की है थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। पहला जो है उसको कभी लिख दिया ऐसा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि सारे सेम फेज में होंगे तो ठीक है बाबा, उनका फेज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कहना उतना ठीक नहीं लगता है। अच्छा, जब चर्चा हो ही गई तो क्यों, क्योंकि देखिए सब जगह के जो पार्टिकल होंगे वो तो SHM कर रहे होंगे ना,
तो सारे अगर एक्सट्रीम पे होंगे तो ये एक साथ एक्सट्रीम पे जाएंगे तो सारे जाएंगे, एक साथ मीन पे जाएंगे तो सारे जाएंगे। तो इनका अपना जो फेज है वो चेंज कर रहा है, साथ साथ चेंज कर रहा है, वो अलग बात है। उनके आपस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये कहना ठीक है। लेकिन ये कहना कि सब एक्सट्रीम पे अटके हुए हैं, थोड़ा ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वेव फ्रंट आप सोर्स से दूरी के हिसाब से ले रहे हैं, टाइम के हिसाब से ले रहे हैं, कितना कहाँ ले रहे हैं, वॉटेवर। ये कहना चाह रहा था थोड़ी देर के लिए, तो हमने कहने का मौका दे दिया। लेकिन ये कहना उतना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी वेरिएशन तो आ रहा है, सब साथ साथ वेरी कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। Amplitude ratio of two sources producing interference is 3:5. Okay, then the ratio of intensities at maxima and minima is, तो देखिए एम्पलीट्यूड हमेशा याद रखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन मिलता मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको ये कहना है कि जब इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी नहीं जुड़ता है, एम्पलीट्यूड जुड़ता है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड जुड़ता है। तो वो जिसकी भी बात कर रहा होगा आप एम्पलीट्यूड पे घुमा फिरा के ले आएंगे, पहले एम्पलीट्यूड को वेक्टोरियली जोड़ेंगे, काम खत्म करेंगे, ठीक। तो ये तो ऑलरेडी एम्पलीट्यूड दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 A2 दे दिया 3 5। देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज, तो कुछ नहीं, मैक्स आई मैक्स बाई आई मिन पूछ रहा है, तो अब कहेंगे ये एक बार A1 प्लस A2 का स्क्वायर, एक बार दोनों के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर। अरे मैं A1 माइनस A2 की जगह दोनों का डिफरेंस बोल दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। आप 3 - 5 भी लिखते तो -2 नहीं लिखना है, एनीवेज आप लिख भी देते तो स्क्वायर करने पे बात खत्म हो जाती। तो 5 3 8 और 5 3 2, ठीक है ना, 64/4 मतलब 16:1। ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस बैंड्स हैव द सेम इंटेंसिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब एक बार जब इंटरफेरेंस जो आपको मिल रहा है, मान लीजिए कि सोर्स स्लिट S1 S2 है, स्लिट S1 S2 बोलेंगे, या पिन होल जो भी लिया गया है, ये ओरिजिनली सेम सोर्स से आ रहा होता है। बात पता है आपको क्यों? ताकि ये इस जगह पे सेम फेज में रहे, ठीक। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 मिले, मतलब कोहेरेंट सोर्स लेने का ये तरीका। तो सेंट्रल तो हमेशा मैक्सिमा होगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो इनकी इंटेंसिटी जो मैक्सिमा सब मिल रही है, पढ़ाया है हमने आपको कि ये इंटेंसिटी जो होगा सेम मिल रहा होगा मैक्सिमा का सबका, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि ये कैसे, ये तभी क्या कहते हैं, ये कैसे संभव हुआ? तो ये तभी संभव हुआ जब आप ये जो D है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी को ज़्यादा बड़ा रखेंगे, क्योंकि एक कैलकुलेट करते समय एक अप्रॉक्सीमेशन आप किए थे, इनके बीच की जो दूरी है उससे काफ़ी बड़ा रखेंगे, तभी ये पैटर्न मिल रहा होगा। मतलब जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर विड्थ है फ्रिंज का, ये छोटा होना चाहिए, तब ना। क्योंकि आप कहेंगे कि अगर हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखें जो कॉम्पेरेबल है इससे, तो धीरे धीरे इसका जो वेव ऑप्टिक्स वाला इफेक्ट है वो खत्म होते जाएगा, दोनों सिंपल रे की तरह बिहेव करेगा। अगर आप यहाँ पे रख दे तो दोनों अपना अपना लाइट रिलीज कर रहे होंगे, बात खत्म। ये दूर है इन दोनों के बीच की दूरी का, तब उनको इंटरफेयर करने का मौका मिल रहा है, तब ये बातें कर रहे हैं कि सबका इंटेंसिटी सेम हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो पैटर्न ही नहीं मिलेगा, ठीक। दोनों अपना अपना लाइट वहाँ दे रहा होगा, ये बात थी। हाँ, स्टेटमेंट एक और था जी, सेम इंटेंसिटी तो सही हो गया। इन इंटरफेरेंस ऑल बैंड्स रिसीव सेम लाइट फ्रॉम, जाहिर सी बात है दोनों सेम हो रहे तब तो वहाँ जाके जो जुड़ना है, मल्टीप्लाई होना है, वो बात हो रही है। दोनों सही है, दोनों सही है। इस बार देखिए रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, दोनों इंटेंसिटी वेव का इंटेंसिटी दे रहा है 9:4। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, अक्सर जो क्वेश्चन होगा बहुत सिंपल रेशियो में मौजूद रहेगा, रूट करने पे फट से आ जाएगा। अगर इंटेंसिटी ऐसा दे रहा है तो तुरंत हम एम्पलीट्यूड की बात तुरंत ऐसे ही रफ करेंगे, तो ये 3 और ये 2 हो जाएगा, ये हमको तुरंत दिखना चाहिए, ठीक। और अगर ये एम्पलीट्यूड बोलता 3 और 2 तो तुरंत हमको दिखना चाहिए कि अपना अपना इंटेंसिटी 9 और 4 है इनका,
ठीक। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स इज, ला हमें लगा कि कुछ इंटरफेरेंस कराएगा, तो वो करा ही नहीं, दोनों का एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है। और इंटरफेरेंस कराता तो यहाँ पे आप कहते आई मैक्स बाई आई मिन, तो 3 2 5 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, मतलब 25:1 मिल रहा होता है इनका इंटेंसिटी का रेशियो, मतलब मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो। ठीक है ना। Among the two interfering monochromatic sources, ठीक है पापा, A and B, A is ahead of B in phase by 36 degree, बहुत बढ़िया। If the observation be taken from point P such that PB PA का जो डिफरेंस है वो λ/4 है, पाथ डिफरेंस λ/4 आ गया उनके पोजीशन की वजह से, तो λ/4 अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया रहे, ठीक है ना, डेल्टा एक्स अगर दिया रहे λ/4, तो आप जानते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकालना कुछ नहीं, लेमडा 360 को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका 1/4 कीजिए तो 90 डिग्री आ जाएगा। एनीवेज आपको फॉर्मूला याद रखने का शौक है, तो आप कहते हैं 5/2 रेडियन, यहाँ पे 360 डिग्री लिख सकते थे 2 पाई की जगह, और यहाँ पे आगे कहते हैं डेल्टा x/λ, ठीक है ना, तो रेडियन में आता, डिग्री में बदल देते, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बात है। एनीवेज आपको इतना कंठस्थ होना है कि क्या करना है इसमें, आपको जैसे पाथ डिफरेंस बोले आपको फेज डिफरेंस दिखाई देना चाहिए, और जैसे फेज दिखे वो आपको पाथ डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। ठीक, λ/2 बोले तो यहाँ 180 आपको दिखना चाहिए, उसमें देर नहीं। एनीवेज तो इनके पोजीशन की वजह से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, पहले से 36 है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि टोटल फेज डिफरेंस कितना होगा, आई देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स ए एंड बी रीडिंग पी इज, तो कुछ नहीं 90 और 36 को जोड़ना आपको आता ही है, ये कौन सी बड़ी बात है। तीन वेव है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब मोनोक्रोमैटिक की तरफ इशारा कर रहा है, और ठीक है ना, और वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक जगह पे, और सब के बीच मतलब क्या कहते हैं सक्सेसिव फेज डिफरेंस π/2, मतलब एक के 10 वाले एम्पलीट्यूड जो है उससे 4 90 डिग्री आगे है, फिर 4 से ये 90 डिग्री आगे है, तो कुछ नहीं, अगर हम 10 इधर कर ले तो 4 इससे आगे है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है आगे कहने के लिए, है ना। चलिए, तो अगर हम 10 यहाँ ले लें तो 4 यहाँ लेना होगा 90 डिग्री, और 7 उसके और 90 डिग्री आगे लेना होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं वेक्टोरियली तीनों को जोड़ना है, इसलिए मैंने ये फिगर बनाया है चालाकी से, आपको भी ये चालाकी सीखनी है, कुछ नहीं, सीधे फिगर बनाया तो रिजल्टेंट वेव 10 और 7 3 बच जाएगा, 180 डिग्री पे है, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इधर और 4 इधर, तो आपको पता है कि 5 हो जाएगा रिजल्टेंट, 3 4 5 का, ये भी पता है। आप कहेंगे कि सर निकालिए ना भाई, a² + b² + 2ab cos 90 कीजिएगा, 90 0 होता है, a² + b² खाली रह जाएगा, ठीक, बच्चों वाली बात हो जाएगी, तो 3 4 का 5। एक बार फिर से सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस इंटेंसिटीज I and 4i at a point P when used individually, दोनों सोर्स को बारी बारी से जला रहे हैं, तो एक I इंटेंसिटी दे, एक 4i दे रहा है। आगे पढ़ने से पहले ही मैं लिख दूंगा, देखिए ये चालाकी कितना जरूरी है कि इंटेंसिटी अगर एक का I दे रहा है, एक का 4i दे रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप एम्पलीट्यूड पे तुरंत देखने की कोशिश करें, तो इसका एम्पलीट्यूड एक का A हो जाएगा तो दूसरे का 2a हो जाएगा, ये दिखना चाहिए आपको, तब ना स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। They are used together such that the light from them reach P with a phase difference of 2π/3 रेडियन, then the intensity at P will be, देख रहे हैं ना, जैसे ही आपने ये एम्पलीट्यूड आपको दिखाई दे दिया तो इंटेंसिटी के फॉर्मूला और उल्टा सीधा उसमें आपसे गलती होने का जो खतरा रहता है
उसमें दिक्कत आती है। एनीवेज आप कहते हैं कि सर हम वही याद किए हुए हैं, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप याद किए हुए हैं तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos 5 आप इससे निकालें। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि इससे आप कम निकालें, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि फिजिक्स में ये एम्पलीट्यूड का खेला चल रहा है, और एम्पलीट्यूड के खेल से जो फाइनल हो रहा है ना वो तय कर रहा है कि इंटेंसिटी क्या होगा। तो क्यों नहीं हम हर जगह एम्पलीट्यूड की ही बात करें, उसको जोड़े घटाए तब इंटेंसिटी क्या है। ठीक, आइए एनीवेज अब जैसे ही ये कहेंगे तो हम देन द इंटेंसिटी एट टी विल बी। तो अब देखिएगा जैसे ही एम्पलीट्यूड की बात हो गई तो उतना हुआ, तो हम यहाँ का ए निकालेंगे, ए रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है ना। इंटेंसिटी सब और ये क्या होता है, ए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 दूना 4 ए स्क्वायर, ठीक है ना, 2ab और कॉस कितना दिया है 2π/3 मतलब 120 डिग्री, कॉस 120, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो कॉस 60 का वैल्यू होता है पॉजिटिव में उतना ही कॉस 120 नेगेटिव में हो जाएगा। कॉस 60 क्या 1/2, तो ये -1/2। इधर देखिए ये 5a² हो जाएगा, ये देखिए 4a², अब ये कितना आया -1/2। अच्छा तो यहाँ माइनस कर देना चाहिए यहीं पे, 2 से 2 काटिए, जल्दी कीजिए। तो ए पहले बाहर ले लीजिए ना, 5 - 2 a√3, ठीक है ना, सही जा रहा है, कहीं कोई छूटा तो नहीं। तो एम्पलीट्यूड आया a√3, a डैश जो है अगर इसको हम कह दे तो a√3। अब तुरंत आसान हो गया, किसी से आप कर दीजिए कंपेयर कि आप कहते हैं कि आई ये काम किया करे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं इसको, लेकिन यकीन मानिए ये वाला रास्ता ज़्यादा सही है। 2-4 सेकंड का फ़र्क अगर कहीं पड़ भी गया ये ज़्यादा, बाकी सब जगह ये टाइम घटाता है आपका, बहुत देख के तुरंत 2 लाइन रफ करते हैं और निकल जाता है। एनीवेज हाँ, तो आई कहेंगे प्रोपोर्शनल है a² के, तो आई डैश पूछ रहा है अब जब हाँ इंटरफेरेंस हुआ है तो ये a√3 के स्क्वायर के डिवाइड कर दीजिए, जैसे काटिए i/i डैश बराबर 1/3, इसलिए i डैश बराबर 3i। कुछ टाइम नहीं लगता, एकदम जल्दी होता है, आप एम्पलीट्यूड के साथ खेलेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज डबल द इंटेंसिटी ड्यू टू ई स्लिट, नहीं बाप, ठीक। अगर आई को मिलाएंगे एक स्लिट से तो मैक्सिमम 4i जाएगा, डबल नहीं क्वाड्रपल। द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसमें तो कोई शक नहीं है जी, ये बात उतना ही मशहूर है जितना कि ये जनरल नॉलेज में फेमस है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब, सस्टेन का मतलब हमें प्रॉपर पैटर्न मिल रहा है, जहाँ पे डार्क बैंड मिल रहा है वहाँ पे हमेशा डार्क मिल रहा है, जहाँ पे ब्राइट मिल रहा है वहाँ पे हमेशा ब्राइट मिल रहा है, मतलब पैटर्न हमको दिख रहा है। तो कुछ नहीं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न है, घबराए नहीं आप कि ये क्या अंग्रेजी में पढ़ लिया, इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिला। द टू लाइट सोर्सेज शुड बी, उनको कोहेरेंट होना ही होगा, हाँ होना ही होगा, नैरो एंड प्लेस्ड टू ईच अदर, हाँ उनके बीच की दूरी कम रखनी होगी, तब इंटरफेरेंस का मतलब है, अरे तभी वेव ऑप्टिक्स का जो बिहेवियर है वो डोमिनेट करेगा, नहीं तो वो रे ऑप्टिक्स वाला बिहेवियर में चला जाएगा।
व्हाट इज द पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो जानते हैं कि एन लेमडा करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक, और लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, ठीक, 5 लेमडा बाई 2 इस तरह की करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ये कहाँ पे सेट हो रहा है? 2n+1 लेमडा बाई 2। ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट वाइब्रेट इन सेम फेज विद सेम फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है, उनको होना ही होगा। तो यही तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन है जी। टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अरे कोहेरेंट का भी यही तो डिफिनीशन है। ओ खाली आपका चेक कर रहा है कि बात बूझते हैं कि नहीं। टू लाइट सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट। एक बार फिर से जल्दी कीजिए। इफ दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्सेस। याद रखिएगा, जैसे ही इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स हो गया तो मामला खत्म हो गया कोहेरेंट का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों लाइट सोर्सेस जो लाइट के वेव रिलीज करेंगे, रे रिलीज करेंगे, वो सेम टाइम पे रिलीज करेंगे, एक ही हालत में रिलीज करेंगे। ऐसे क्यों होगा? उनके बीच एब्रप्ट फेज चेंज होता रहता है, ठीक है ना। कभी ये आगे कभी वो पीछे, मतलब वो थीटा का मामला, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है फाई का मामला कुछ का कुछ होता रहेगा, एब्रप्ट फेज चेंज होता जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाइट सोर्सेस जो आपको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मिल रहे होते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल के क्या कहते हैं ऑर्बिट में चेंज से हो रहा होता है, या कहीं पे कुछ ऐसा जहाँ पे एनर्जी चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ें जब लाइट वो रिलीज़ करेंगी एनर्जी चेंज करके, तो वो अलग अलग फेज में भेजती रहेंगी। तो जो नॉर्मल सोर्सेस जो भी आपकी ज़िंदगी में है, ये सब इनकोहेरेंट भेज रहे होते हैं। ये कोहेरेंट नहीं होता है। कोहेरेंट के लिए आपको उपाय करना पड़ता है कि सेम सोर्स के लाइट को या तो 2 पार्ट में बांट दे, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हुआ था, या कुछ आप लेजर लाइट जैसा मामला ले, तब जाके आएगा, ठीक है ना। तो पहला तो कोहेरेंट हो ही नहीं सकता है। सिंगल पॉइंट सोर्स अगर है, ठीक है, तो अब देखिए सिंगल पॉइंट सोर्स से आगे जाके 2 सोर्स में आप लिए हैं, तब ना उन दोनों को कोहेरेंट कहेंगे। क्योंकि कोहेरेंट बोलने का मतलब आपस में तो किसी 2 के बीच कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट सोर्स बोले तो फिलहाल मैं इसको आंसर ले लूँगा, लेकिन इससे खूबसूरत आंसर और होता जब बोलते कि सिंगल पॉइंट सोर्स से आगे 2 सोर्स में डिवाइड करते तब। अब वाइड सोर्स नहीं भाई, ये चौड़ा और पतला से मतलब नहीं है। टू ऑर्डिनरी बल्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ड बोलते ही वो कोहेरेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑर्डिनरी का मतलब आपकी आम जिंदगी में जो आपको दिखता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए अ सिंगल पॉइंट सोर्स हाँ जो है इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब लाइट सोर्सेस 2 सोर्सेस में कंपेयर करके बोलते हैं कि ये दोनों आपस में कोहेरेंट है कि नहीं, ये एक ही पॉइंट सोर्स से बोल के आगे कुछ बोल नहीं रहे, तो थोड़ा अच्छा ऑप्शन दे दिया, ठीक है ना। ओके, पढ़िए अगला स्टेटमेंट। Only coherent light source produce sustained interference। हाँ, सस्टेन इंटरफेरेंस यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न लेने के लिए आपको कोहेरेंट लाइट सोर्स होना कंपलसरी है। कोहेरेंट लाइट सोर्सेस आर एमिट्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हाँ, उनका फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ से बना हुआ कांस्टेंट, बिल्कुल करेक्ट है दोनों। इंटेंसिटी कोहेरेंट सोर्स का है, I1 I2 प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न भी और जानते हैं, सीधे फॉर्मूला सीधा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। मिनिमम होता तो सिर्फ वहां बीच में माइनस कर देते। And if wave S1 reaches some common point P, B
covering 7 times of wavelength lambda and from S2 जो रास्ता है उसकी बात हो रही है, S2 by covering 9 times of wavelength lambda। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना। सबसे पहले ये कि ये बराबर मतलब लेमडा के मल्टीपल रास्ता ही तय कर रहा है, इसलिए वहाँ सेम फेज में अराइव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला तो ये हुआ कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आया 2 लेमडा। ठीक, लेमडा के मल्टीपल में ही वहाँ पे डिफरेंस आया। वेव्स फ्रॉम S1 अराइव्स एग्जैक्टली 2 साइकिल्स अर्लियर देन द वेव्स फ्रॉम S2। ये बात भी सही है, जाहिर सी बात है कि अभी 7 ही चक्कर लगाया था, इनका 9 चक्कर पूरा हो चुका है। बहुत बढ़िया। एट पॉइंट P वेव्स फ्रॉम S1 and S2 आर इन फेज। हाँ, लेमडा के मल्टीपल है तो सेम फेज में आप पहुंच रहे हैं। ठीक है ना। एट पॉइंट P वेव्स फ्रॉम S1 आर आउट ऑफ फेज। नहीं, आउट ऑफ फेज के लिए कितना होगा, लेमडा बाई 2 होना चाहिए, या लेमडा बाई 2 के मल्टीपल होना चाहिए, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, कुछ इस तरह से होना चाहिए। 1, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक, आउट ऑफ फेज के लिए, ताकि फेज डिफरेंस कितना 180 लाना होता। तो चौथा गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कोहेरेंट सोर्सेस एक बार फिर से इंटेंसिटी रेशियो उनका अपना अपना इंटेंसिटी दे दिया 101। ध्यान रखिए, एक बार फिर से वही इंटेंसिटी दे दिया अपना अपना, तो 101। तो तुरंत हमने क्या आपको सिखाया है कि आपको देखना है कि उनका एम्पलीट्यूड का क्या मामला है। तो ये 10:1 हो जाएगा, रूट करेंगे ना जी, तो 10:1 है। इस तरह का उनका रेशियो का मामला है एम्पलीट्यूड का। अब दोनों को इंटरफेरेंस करा रहा है आई मैक्स और आई मिन। ठीक है ना, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो। तो आप कहेंगे आई मैक्स और आई मिन जो होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड को जोड़ के स्क्वायर, एक बार उनके बीच के डिफरेंस का स्क्वायर हो गया ना, खेल खत्म। 11 स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर 121/81। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट नहीं दिया है तो आप ऑलमोस्ट मिला लेंगे। क्या करेंगे, इसको भी 120 ले लिए ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट आ जाएगा, चूंकि 1 1 दोनों में से घटाइए, थोड़ा ही पॉइंट कुछ का फर्क पड़ेगा, क्या करना है। तो 4 4 2 8। तो अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में रुकेंगे और फिर तुरंत मिलेंगे अगले सेशन में, और हम लोग पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट था। वेव ऑप्टिक्स की सारी कहानियों को और क्लियर कर दिया दुनिया के सामने, और बहुत ही ब्रिलियंटली इन्होंने बहुत कम खर्चे में ये काम कर दिया। इनफैक्ट हम लोग भी देखेंगे कैसे बिना खर्चा के ही यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस करा देंगे। ठीक, ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।